अरमान और उसकी एक छोटी सी टीम जो सब के सब असल में ओशनोग्राफर थे। उनका मुख्य काम था सबमरीन से समुद्र की गहराई में जाना और वहाँ की अलग अलग चीजों पर रिसर्च करना। इसी तरह एक दिन पूरी टीम मिलकर समुद्र में हजारों किलोमीटर दूर अपने एक मिशन पर निकल जाती है। लेकिन जब वे उस मिशन से वापस लौटते हैं तब एक अजीब और रहस्यमय घटना हो जाती है, क्योंकि लौटकर वे देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक भी इंसान नहीं बचा है। पूरी दुनिया की हर जगह सुनसान पड़ी है और सारे लोग मर चुके हैं और अब सिर्फ वही लोग थे जो इस धरती पर जिंदा बचे थे। लेकिन सिर्फ एक ही रात में उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? आखिर पूरी दुनिया के लोग इस तरह गायब कैसे हो गए? और अब जो लोग इस धरती पर जिंदा बचे हैं वे आगे क्या करेंगे? क्या वे इस इंसान विहीन दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे? यही हम आज की इस फिल्म की कहानी में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं एक अजीब और रहस्यमय इंसान विहीन दुनिया की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत एक मिलिट्री रिसर्च सेंटर से होती है, जहां हम एमी नाम की एक लड़की को देखते हैं। एमी यहाँ की एक लेफ्टिनेंट थी और वह रोज की तरह मिलिट्री रिसर्च सेंटर में सैटेलाइट का डेटा चेक कर रही थी। लेकिन आज उसे सैटेलाइट का डेटा कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। वह यहाँ देखती है कि सूरज के सोलर सिस्टम से एक मैग्नेटिक रिएक्शन पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और अगर यह रिएक्शन गलती से भी एक बार पृथ्वी से टकरा गया तो धरती पर किसी भी इंसान का जिंदा रहना मुमकिन नहीं होगा। पूरी दुनिया तबाह हो सकती है और सारे लोग मारे जा सकते हैं। इसी वजह से एमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद एमी अपने सीनियर ऑफिसर को यह बात दिखाती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि वह इस बारे में बिल्कुल चुप रहे। फिर भी एमी अच्छी तरह समझ चुकी थी कि धरती की तरफ एक भयानक तबाही बढ़ रही है, इसलिए उस दिन वह जल्दी से अपने घर लौटती है और अपने हर रिश्तेदार को फोन करती है। वह सबको कहती है कि जितनी जल्दी हो सके ऐसी किसी जगह जाकर छिप जाए जहाँ किसी भी तरह सूरज की रोशनी न पहुँच सके, जैसे जमीन के नीचे किसी अंडरग्राउंड बंकर में या किसी अंधेरी जगह में उन्हें शरण लेने को कहती है। लेकिन तभी अचानक जेमी के घर के दरवाजे पर कई सोल्जर आकर दस्तक देते हैं। ये देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। वह जल्दी से अपने जरूरी सामान उठाती है और घर के पीछे वाले दरवाजे से वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ हम अरमान नाम के एक लड़के को देखते हैं। अरमान पेशे से एक सबमरीन इंजीनियर था। सबमरीन से जुड़ी हर चीज में उसे काफी महारत हासिल थी। तो जब अरमान अपने काम में व्यस्त था तभी वहाँ विक्टोरिया नाम की एक लड़की आती है। विक्टोरिया अरमान की एक्स गर्लफ्रेंड थी। कुछ साल पहले किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता बना हुआ था। विक्टोरिया भी एक ओशन रिसर्चर थी। वह समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले अलग अलग पौधों, जीव जंतुओं और वहाँ के माहौल पर रिसर्च करती थी। तो यहाँ विक्टोरिया अरमान को बताती है कि वह अपने एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने जा रही है, जहाँ उनकी टीम में कुल 4 मेंबर होंगे और वे सब मिलकर सबमरीन से समुद्र की गहराई में जाएंगे। इस रिसर्च के लिए उन्हें समुद्र के बिल्कुल सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचना होगा। तब विक्टोरिया अरमान को ऑफर देती है कि वह उनके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनकी मदद करे, क्योंकि अरमान एक सबमरीन इंजीनियर है, इसीलिए वह अपनी सबमरीन से उन्हें समुद्र के सबसे गहरे हिस्से तक ले जा सकता है और अगर अरमान यह काम कर देता है तो उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी। लेकिन तभी विक्टोरिया उसे बताती है कि उनके इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है अरमान के पिता ने, जो एक बिलियनियर है। ये सुनकर अरमान इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर देता है, क्योंकि अरमान और उसके पिता के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालांकि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अरमान अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके पिता के पास बहुत पैसा था और वह सारा पैसा उन्होंने गलत तरीकों से कमाया था, जो उसे कभी भी पसंद नहीं था। इसी वजह से वह कई साल पहले अपने पिता से अलग हो गया था और खुद एक सबमरीन इंजीनियर के तौर पर काम शुरू कर दिया था। इन्हीं सब कारणों से अरमान विक्टोरिया का प्रस्ताव ठुकरा देता है, लेकिन जाने से पहले विक्टोरिया उसे यह कहकर जाती है कि यह मिशन उनके लिए कितना जरूरी है। वह उससे बार बार अनुरोध करती है कि वह इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। उस रात अरमान गहरी सोच में डूब जाता है, क्योंकि एक तरफ विक्टोरिया ने उससे बहुत विनती की थी और दूसरी तरफ उसे पैसों की भी सख्त जरूरत थी। वह सोचता है अगर प्रोजेक्ट को उसके पिता ने स्पॉन्सर किया है तो क्या फर्क पड़ता है, वह तो अपनी मेहनत से ही पैसा कमाएगा। बहुत सोच विचार के बाद अरमान इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला कर लेता है और अगली सुबह वह यह बात बताने के लिए सीधे विक्टोरिया के होटल पहुंच जाता है, जहां विक्टोरिया के कमरे में फ्रेडी नाम का एक आदमी मौजूद था और यह फ्रेडी विक्टोरिया का मंगेतर था, जिससे वह कुछ ही दिनों में शादी करने वाली थी। यह देखकर अरमान को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं वह अब भी विक्टोरिया से प्यार करता था। फ्रेडी भी उनके साथ इस मिशन पर जाने वाला था, लेकिन वह सबमरीन में नहीं जाएगा, बल्कि एक शिप पर रहकर उनके टेक्निकल कामों पर नजर रखेगा। अरमान तब फ्रेडी से मिलता है और उन्हें बताता है कि वह उनके साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार है। उसी रात
रात वे सब मिशन पर निकलने का फैसला कर लेते हैं और मिशन के लिए सभी लोग एक जहाज पर इकट्ठा हो जाते हैं। उस जहाज पर अरमान और विक्टोरिया के अलावा और भी कई लोग थे। उनमें अरमान का बेस्ट फ्रेंड बैंसन भी शामिल था और विक्टोरिया की टीम में फेलिक्स और रीना नाम की एक लड़की थी। फिर वे सब मिलकर जहाज से समुंदर के बीच की तरफ रवाना हो जाते हैं जहां उनकी सबमरीन मौजूद थी। इसके बाद जब वे पूरी तैयारी करके सबमरीन में उतरने वाले होते हैं तभी वहां उनके जहाज का कैप्टन आ जाता है और कैप्टन यहाँ उन्हें बताता है कि एशिया के जिन इलाकों में अभी सूरज उग रहा है वहां से अलग अलग खबरें आ रही हैं कि आज कुछ बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं, इसलिए वे सब सावधान रहें। फिर उनकी पूरी प्रोजेक्ट टीम सबमरीन में चली जाती है और ऊपर जहाज पर फ्रेडी और कैप्टन रुकते हैं ताकि वे उनसे संपर्क में रहकर डेटा ले सकें। इधर अरमान बहुत कुशलता से सबमरीन को कंट्रोल करता है और कुछ ही देर में उसे समुंदर की गहराई में ले जाता है। लेकिन जब वे समुंदर के बिल्कुल गहरे हिस्से में पहुंचते हैं तो वहां एक बहुत ही अजीब चीज देखते हैं। उन्हें समुंदर के अलग अलग हिस्सों में रोशनी जैसी कुछ चमकती हुई दिखाई देती है। ये देखकर अरमान भी हैरान रह जाता है। फिर वे समुंदर के नीचे ही अपना काम शुरू कर देते हैं। जब 12 घंटे पूरे हो जाते हैं तो वे फिर से नीचे से ऊपर की तरफ लौटने लगते हैं। इसके बाद जहाज से संपर्क करने के लिए वे रेडियो के जरिए कैप्टन से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार नाकाम होने के बाद जब आखिरकार उनका कनेक्शन जुड़ जाता है तब उन्हें कई बार पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है और कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। इसलिए वे खुद ही सबमरीन को जहाज के पास ले जाते हैं और एक रस्सी की मदद से जहाज पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद अरमान और विक्टोरिया, फ्रेडी और जहाज के कैप्टन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी जब वे जहाज के कंट्रोल रूम के पास पहुंचते हैं तो वहां उन्हें फ्रेडी का एक वीडियो मिलता है जो उसने उनके लिए छोड़ रखा था। उस वीडियो में फ्रेडी विक्टोरिया और उसकी पूरी टीम से कहता है कि जब तुम सबमरीन से वापस आओगे तब रात हो चुकी होगी, इसलिए मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ। तुम लोगों के समुंदर में जाने के बाद जैसे ही हमारे पास वाले देशों में सूरज उगा उसी वक्त अचानक किसी कारण से लोग मरने लगे। यहाँ तक कि एक ही दिन में एशिया के लाखों लोग मर चुके हैं। ये खबर मिलते ही हमने तुरंत एक ऐसे आइलैंड पर जाने का फैसला किया है जहाँ एक अंडरग्राउंड बंकर मौजूद है। वहाँ सूरज की रोशनी किसी भी तरह नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए अगर तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऐसे किसी जगह छिप जाओ जहाँ सूरज की रोशनी न पहुँच सके। फिर ही उन्हें उस आइलैंड का लोकेशन भी बता देता है। तो विक्टोरिया और अरमान बिना देर किए जहाज से सारी खाने पीने की चीजें और जरूरी सामान उठाते हैं और सीधे अपनी सबमरीन में बैठकर उस आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं जैसा कि फ्रेडी ने उन्हें बताया था। कुछ ही समय में वे उस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। जब वे अपनी सबमरीन को वहां बांध रहे थे तभी एक और बड़ी सबमरीन वहां पहुंच जाती है और ये सबमरीन उनके देश की नेशनल नेवी की थी। उस सबमरीन का एक ऑफिसर अरमान के पास आता है और वहां सभी एक दूसरे से मिलते हैं। अरमान उस ऑफिसर से जानता है कि वे भी उसी बंकर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसी समय विक्टोरिया के पास फ्रेडी का एक और वीडियो आता है जहां फ्रेडी सैकड़ों लोगों के साथ उस बंकर की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ के लोग तो इस द्वीप के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बंकर असल में कहाँ है और उनके पास ज्यादा समय भी नहीं था कि वे बंकर को ढूंढ पाएं। इसलिए वे सब सीधे उस द्वीप से अपने शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि वहां जाकर इस अंडरग्राउंड बंकर के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। लेकिन जब वे शहर पहुंचते हैं तो शहर की हालत देखकर वे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरा शहर जैसे पूरी तरह से तबाह हो गया था। यहाँ तक कि सैकड़ों लोगों के शव रास्तों पर पड़े थे। हालांकि शवों पर किसी तरह के घाव या सूरज की रोशनी से जलने के कोई निशान नहीं थे, लेकिन हर इंसान के सभी अंग और शरीर के भीतर से पूरी तरह से जल चुके थे। ये सब देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। जैसे जैसे वे शहर में आगे बढ़ते हैं वे अपने सामने और भी ज्यादा शव देखते हैं। तभी वहाँ के एक ऑफिसर को उनके एक टीम मेंबर फोन करता है और बताता है कि उसने शहर के एक बैंक में एक जीवित इंसान पाया है। इसलिए वे सब दौड़ते हुए बैंक की तरफ चले जाते हैं। इस समय उनके पास केवल लगभग 30 मिनट बचा था क्योंकि 30 मिनट बाद सूरज उग जाएगा। इसलिए इस 30 मिनट के अंदर उन्हें किसी भी तरह छिपना होगा। इधर वह सबमरीन ऑफिसर सभी को अपनी सबमरीन में वापस आने के लिए कहता है क्योंकि अगर वे यहाँ रुके रहे तो उनकी मौत निश्चित थी। वहीं विक्टोरिया और अरमान उस बंकर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच देखा जाता है कि नेवी ऑफिसर के कुछ मेंबर बैंक के वॉल्ट के अंदर चले जाते हैं और उस हालात में भी वहाँ के पैसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर उनके चीफ बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन उसी समय वॉल्ट का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और सभी मेंबर वॉल्ट के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन ऑल्टर नाम का एक व्यक्ति वॉल्ट के बाहर था, लेकिन वह इस दरवाजे का पासवर्ड नहीं जानता था। 1000 कोशिशों के बावजूद वह दरवाजा खोल
खोल नहीं पाता। फिर भी ओल्टर लंबे समय तक कोशिश करता है कि उन्हें वॉल्ट के अंदर से बाहर निकाले, लेकिन वह किसी भी तरह उन्हें मदद नहीं कर सकता। इसी बीच उसके पास अब केवल लगभग 15 मिनट का समय बचा था, इसीलिए वह मजबूर होकर कार लेकर उनकी सबमरीन की तरफ रवाना होता है। और जब ओल्टर सबमरीन में वापस पहुंचता है तो बाकी मेंबरों को नहीं देखकर ऑफिसर बेहद गुस्से में आ जाता है। खास तौर पर वह अरमान और विक्टोरिया पर बहुत नाराज था, क्योंकि उनके कारण ही वे उस एरिया में गए थे। इधर विक्टोरिया की टीम में वेना नाम की लड़की थी, जो न्यूज के जरिए सूरज के इस भयानक तापमान के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी। न्यूज में बताया गया कि हर 11 साल बाद सूरज अपनी पोलराइजेशन बदलता है। यह वास्तव में सूरज की एक पूरी तरह से सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस बार जब सूरज अपनी पोलराइजेशन बदल रहा था, तभी सोलर सिस्टम में अचानक एक अजीब बदलाव हुआ, जिसके कारण पोलराइजेशन में एक तरह की मैग्नेटिक शक्ति उत्पन्न हो गई। इस वजह से सूरज पृथ्वी के कुछ इंच तक नजदीक आ गया और सूरज के इतनी पास आने की वजह से अब लोगों की मौत हो रही है। दूसरी तरफ अरमान और विक्टोरिया उस जगह को पहचान कर बहुत तेजी से वहां पहुंच जाते हैं और वे अंडरग्राउंड में उस बंकर को भी ढूंढ पाते हैं। लेकिन जब वे बंकर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बंकर में मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं है, सभी मर चुके थे। यानी यह बंकर उन्हें सूरज की तेज रोशनी से बचा नहीं पाया। ये देखकर अरमान और विक्टोरिया बहुत डर जाते हैं। इसी समय वहाँ वे फ्रेडी को भी देखते हैं, जो मर चुका था। विक्टोरिया बहुत टूट जाती है, क्योंकि फ्रेडी एक बहुत अच्छा इंसान था और वह उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन अरमान उस समय उसे सांत्वना देता है। उनके पास अब बहुत कम समय बचा था, इसलिए अरमान किसी तरह विक्टोरिया को लेकर कार में बैठता है और बहुत तेजी से कार चलाकर वे नेवी ऑफिसर की सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ नेवी ऑफिसर उन पर बेहद गुस्से में था, क्योंकि वह सोच रहा था कि उनके कारण ही उनके बाकी मेंबर मुश्किल में फंस गए। इसलिए वह किसी भी तरह अरमान और विक्टोरिया को उनकी सबमरीन में जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन इसी बीच विक्टोरिया की टीम के कुछ मेंबर पहले ही वहाँ शरण ले चुके थे। वे चाहते थे कि अरमान और विक्टोरिया को यहाँ आने दिया जाए। इसी बीच वहाँ के मेन चीफ ऑफिसर से कहा जाता है कि अब गुस्सा दिखाने का समय नहीं है, क्योंकि अब उन्हें जितना हो सके लोगों को बचाना है, वरना इस धरती पर कोई इंसान भी नहीं बचेगा। चीफ की बात सुनकर विक्टोरिया की टीम के सभी मेंबर समझ जाते हैं कि नेवी सबमरीन में चीफ सबसे अच्छे दिल वाले इंसान हैं। अब अरमान और विक्टोरिया को सबमरीन में जाने दिया जाता है और सबमरीन धीरे धीरे समुद्र की गहराई में उतरने लगती है। इस सबमरीन में अब नेवी सोल्जर्स के अलावा और 5 मेंबर थे और ये 5 मेंबर विक्टोरिया की टीम के सदस्य थे। नेवी सोल्जर्स उन्हें अलग अलग काम सौंपते हैं, जो मुख्य रूप से सबमरीन के विभिन्न हिस्सों की देखभाल से जुड़े थे। जब सबमरीन बहुत गहराई में पहुंचती है, तभी अचानक इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। सबमरीन के इंजन में एक बड़ी समस्या आ जाती है। इससे वहाँ सभी लोग बहुत डर जाते हैं और इस सबमरीन का चीफ इंजीनियर उस बैंक के वॉल्ट में फंस गया था, इसलिए यहाँ इंजन ठीक करने वाला और कोई नहीं था। लेकिन सौभाग्य से अरमान एक सबमरीन इंजीनियर था, इसलिए उसने यहाँ एक भी पल गवाए बिना कुछ ही समय में सबमरीन का इंजन पूरी तरह से ठीक कर दिया। सभी उसकी काबिलियत से बहुत प्रभावित हो गए, यहाँ तक कि मेन चीफ भी इतना खुश हुआ कि उसने अरमान को सबमरीन का मेन इंजीनियर बना दिया। लेकिन यहाँ का कमांडर ऑफिसर पहले से ही उस पर बहुत गुस्से में था, इसलिए वह चीफ के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। हालांकि वह चाहकर भी चीफ के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे कई दिनों तक अपनी सबमरीन में समुद्र की गहराई में रहे, लेकिन इस दौरान नेवी सोल्जर्स का व्यवहार बहुत बदल गया था। अब वे सबमरीन का कोई काम खुद नहीं करते थे, बल्कि सभी काम वे विक्टोरिया और उसकी टीम को ही करवाते थे। अगर उनके काम में थोड़ी भी गलती होती तो वे उन पर बहुत बुरा व्यवहार करते थे। आज तो एक सोल्जर ने अरमान के दोस्त बेंसन को हाथ भी लगा दिया, जिससे अरमान और विक्टोरिया बहुत गुस्से में आ गए। वे सीधे चीफ के पास गए और इस बारे में बताया। उसी रात ओल्टर और बाकी सोल्जर्स मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। जब ओल्टर ने यहाँ विक्टोरिया को देखा तो वह उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगा। विक्टोरिया इससे बेहद गुस्से में आ गई। तभी वहाँ ओलिविया नाम की एक लड़की आ गई। ओलिविया यहाँ के मेन चीफ की बेटी थी। वह भी सबमरीन में एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही थी, इसलिए उसने ओल्टर से कहा कि वह विक्टोरिया के पास न जाए। ओल्टर इस पर बहुत गुस्सा हो गया और उसने सभी सोल्जर्स को विक्टोरिया की टीम के खिलाफ करने की कोशिश की, ताकि वे सबको यहाँ से निकाल दें, क्योंकि वह सोच रहा था कि वे यहाँ के खाने पाने और अन्य संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। जब उसने यह बात चीफ के पास पहुँचाई तो चीफ पहले ही बाकी लोगों के साथ मिलकर यह फैसला कर चुका था कि वे सभी यहाँ मिलकर रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी की इस स्थिति का सामना करने के लिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत थी। इससे सभी का मनोबल भी अच्छा रहेगा। इसलिए चीफ
यहाँ ऑल्टर पर बेहद गुस्सा हो जाता है। ये देखकर ऑल्टर कुछ भी नहीं कर पाता। अब सभी के साथ मिलकर रहने का फैसला हो जाता है। अरमान खुद ही ऑल्टर से माफी मांगता है। इसी समय विक्टोरिया की टीम का फेलिक्स वहाँ से जा रहा था। तभी उसने अपने सामने एक सोल्जर को देखा जो हाथ में एक बम लिए खड़ा था। फेलिक्स इससे बहुत डर गया और वह जल्दी से सबको सबमरीन में इस बारे में सूचित करता है। इसके बाद जब सभी डेविड के पास जाते हैं और उसे बम संभालने के लिए कहते हैं तो डेविड उन्हें बताता है कि उसने इतने समय में कई बार अपनी फैमिली से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी से कोई जवाब नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि अब उसकी पत्नी, उसका बच्चा और परिवार में कोई भी जिंदा नहीं है। ऐसे में वह अब और क्या करेगा। डेविड की बात सुनकर सभी समझ जाते हैं कि डेविड यहाँ बम को विस्फोट करके खुद को मारने वाला है, लेकिन इससे बाकी सोल्जर्स को भी नुकसान हो सकता था। डेविड किसी की भी नहीं सुनना चाहता था। वह पूरी तरह साइको बन चुका था। अब कुछ ही सेकंड में डेविड बम को विस्फोट करने वाला था। इसलिए चीफ ने बाकी लोगों को बचाने के लिए तुरंत डेविड के केबिन में घुसकर वहां का दरवाजा बंद कर दिया ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। कुछ ही पलों में वहां विस्फोट हो गया जिसमें डेविड और चीफ दोनों मर गए और सबमरीन का वह केबिन भी विस्फोट होकर तबाह हो गया। इससे सबमरीन को काफी बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि सबमरीन के एक हिस्से में बड़ा छेद हो गया और उस छेद से पानी अंदर आने लगा। सभी तुरंत उस छेद को बंद करने में लग गए, लेकिन पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा था। कुछ ही समय में उन्हें समझ में आ गया कि इस तरह कभी भी छेद को बंद नहीं किया जा सकता। ये छेद केवल बाहर से ही सील किया जा सकता था। अब चूंकि अरमान एक सबमरीन इंजीनियर था, इसलिए उसने बाहर जाकर सबमरीन को सील करने का फैसला किया। फिर वे डाइविंग सूट पहनकर समुद्र के पानी में उतर जाते हैं। अरमान सबमरीन के छेद को सील करना शुरू करता है। इसी बीच सब कुछ साफ देखने के लिए ओलिविया ने टॉर्च पकड़ी हुई थी, लेकिन तभी उनके ऊपर एक शार्क हमला कर देती है जिससे ओलिविया की गर्दन से एक लॉकेट पानी के नीचे गिर जाता है और यह लॉकेट ओलिविया के पास उसके पिता का आखिरी दिया हुआ चिन्ह था। इसलिए ओलिविया उस लॉकेट को खोजने के लिए समुद्र के नीचे उतर जाती है। वहीं अरमान शार्क का सामना करता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। कुछ ही समय में वह छेद पूरी तरह से सील कर देता है। तभी उसे ध्यान आता है कि ओलिविया उसके पास नहीं है, इसलिए अरमान ओलिविया को खोजने निकलता है। कुछ ही समय में उसे ओलिविया मिल भी जाती है, लेकिन तब तक उनकी सबमरीन काफी दूर चली गई थी। लेकिन उनके पास एक टॉर्च था जिसकी मदद से वे जल्दी ही सबमरीन को ढूंढ लेते हैं और सुरक्षित रूप से वे सबमरीन के अंदर लौट आते हैं। वहीं अंदर आकर अरमान ओलिविया से कहता है कि उसका पिता उन्हें छोड़कर चला गया है और उसके पिता के कारण ही उसका जन्म हुआ था, इसीलिए वह उसके पिता का सबसे बड़ा अस्तित्व है। इसलिए वह लॉकेट को खोजने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाले, क्योंकि अगर उसके पिता जीवित होते तो वे कभी ऐसा नहीं चाहते। अब सारी परिस्थितियां पूरी तरह सामान्य हो जाती हैं और रात होने पर वे सभी एक आर्मी कैंप में पहुंचते हैं ताकि वहां से वे और अधिक खाने पीने की चीजें और जरूरी सामान जुटा सकें। जब सभी रिसोर्स ढूंढ रहे थे तभी बैंसन अकेले ही शहर की स्थिति देखने के लिए चला जाता है और वह किसी ऊंची जगह से शहर की तरफ देखता है तो पाता है कि शहर के हर हिस्से में तबाही मची हुई है। कई जगहों पर सूरज की गर्मी के कारण आग लगी हुई है। यह देखकर बैंसन में भी बचने की कोई इच्छा नहीं बची थी, क्योंकि उसके परिवार में अब कोई भी जीवित नहीं था। वहीं जब सोल्जर्स आर्मी कैंप के ऑफिस में जाते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ कई लोग मर चुके हैं। अब वे सभी मिलकर वहाँ से खाना इकट्ठा करना शुरू करते हैं। कुछ ही समय में उन्हें पता चलता है कि सूरज की गर्मी और रोशनी की क्रिया के कारण खाने का सभी स्वाद खत्म हो गया है। खाने में अब कोई स्वाद नहीं बचा था, लेकिन अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें यह सारा खाना खाकर अपनी भूख मिटानी थी, इसलिए वे वहाँ से खाना और कुछ दवाइयाँ लेकर अपने साथ ले जाते हैं और सभी मिलकर फिर अपनी सबमरीन में लौट आते हैं। इसी बीच जब अरमान अपनी टीम के फेलिक्स के साथ बैठकर बात कर रहा था तभी उनके पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति भागता हुआ जा रहा था, लेकिन सभी मिलकर कुछ ही समय में उसे पकड़ लेते हैं। फिर देखा जाता है कि वह वास्तव में एमी नाम की वही लेफ्टिनेंट थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और वह इतने समय से सूरज की रोशनी से बचने के लिए इसी सबमरीन में छिपी हुई थी। इसी समय कमांडर बहुत गुस्से में होकर एमी से पूछता है कि वह कौन है और यहाँ कैसे आई। वहीं फेलिक्स जब अपने बिस्तर के पास जाता है तो वह अपने बिस्तर के नीचे एक खाली जगह देखता है। इससे उसे समझ में आता है कि एमी इतने समय से यहीं छिपी हुई थी। इसी बीच एमी कमांडर को पूरी सच्चाई बता देती है। अब जब वहाँ केवल कमांडर और ओलिविया थे तो एमी उन्हें बताती है कि उसने इतने लंबे समय तक सभी की नजर से छिपकर यहाँ रहकर सबमरीन के कई रहस्य जान लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा रहस्य चीफ ने उनसे छिपाया था, क्योंकि एमी ने कई बार चीफ को किसी के साथ बात करते हुए सुना था और वह उनके साथ एक गुप्त योजना बना रही थी। और यह सबमरीन जिसमें विक्टोरिया अपनी टीम लेकर आई थी वह भी मूलतः विक्टोरिया और चीफ की एक गुप्त योजना थी। लेकिन पिता के बारे में यह सब सुनकर ओलिविया एमी पर बहुत गुस्सा हो गई। फिर भी वह समझ नहीं पा रही थी कि इसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है। अब इस सत्यता की जांच करने
करने के लिए ओलिविया और कमांडर चीफ के सामान की जांच करने लगते हैं और वे वहां चीफ की एक डायरी चेक करते हैं तो पाते हैं कि कुछ दिन पहले ही चीफ की डायरी में विक्टोरिया और उसके टीम मेंबर्स के नाम लिखे थे और विक्टोरिया के नाम के चारों ओर एक सर्कल बनाया गया था। इसका मतलब है कि उसके पिता उन्हें पहले से जानते थे। इन बातों को देखकर समझा जा सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। वहीं विक्टोरिया छिपकर किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच ओलिविया और कमांडर निर्णय लेते हैं कि वे विक्टोरिया से अब किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे, बल्कि उस पर नजर रखेंगे और उसके प्लान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वहीं विक्टोरिया कंट्रोल रूम में जाकर छिपकर किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत समय तक प्रयास करने के बावजूद वह किसी से संपर्क नहीं कर पाई। दूसरी ओर बेंसन सहित सबमरीन के 2 अन्य सोल्जर्स बहुत बीमार पड़ गए थे। इसके कारण के बारे में बेंसन अरमान को बताता है कि उन्होंने सबसे पहले उसी आर्मी कैंप का खाना खाया था और तभी से उनका शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगा। इसलिए जब रात हुई वे फिर उसी आर्मी कैंप में जाकर खाने की चीजों की जांच करते हैं और वे देखते हैं कि इस बार खाने से सिर्फ पोषण ही खत्म नहीं हुआ था। जो खाने की चीजें अभी तक ठीक थीं, वे भी खराब हो चुकी थीं। वहीं कमांडर ओलिविया से कहता है कि एमी उनके बहुत काम आ सकती है क्योंकि वह डेटा एनालिसिस की लेफ्टिनेंट थी, इसलिए उसे कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी हो सकती है जो आगे चलकर उनके काम आ सकती है। इसलिए कमांडर एमी को भी उनकी टीम का सदस्य बना देता है। फिर कमांडर एमी को आर्मी बेस के कंट्रोल रूम में ले जाता है जहां उसने पहले भी काम किया था। इस कंट्रोल रूम की जानकारी के माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि विक्टोरिया लगभग 2 साल तक नेटो के साथ काम कर चुकी थी, जहां उसे एक स्पेशल प्रोजेक्ट दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत समुद्र के बीच ऐसे जगहों को ढूंढना था जहां लोगों के रहने के लिए उपयुक्त वातावरण हो। ये सब देखकर सभी समझ जाते हैं कि विक्टोरिया समुद्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखती है। इसके अलावा उन्हें एक सिग्नल भी मिलता है जिसमें दिख रहा था कि रूस में अब भी कुछ लोग जीवित हैं और एक स्पेस सेंटर से भी यहाँ सिग्नल भेजा जा रहा था। वहीं अब सभी खाने की चीजें खराब हो चुकी थीं, इसलिए उनके पास ज्यादा खाना बचा नहीं था। अगर ऐसा चलता रहा तो वे जल्दी ही खाने की कमी के कारण मर जाएंगे। तभी सूरज उगने में केवल 20 मिनट बाकी थे, इसलिए सभी को सबमरीन में लौटने के लिए कहा गया। तो विक्टोरिया तुरंत बेंसन को बुलाने जाती है, लेकिन बेंसन उसे बताता है कि वह अब सबमरीन में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका शरीर अब इतना खराब हो चुका था कि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसके अलावा अब उसे इस दुनिया में जीने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वह यहाँ अंतिम बार सूर्योदय देखना चाहता था और शांति से अपनी मृत्यु स्वीकार करना चाहता था। यही उसकी जीवन की आखिरी इच्छा थी। तो विक्टोरिया और वह एक दूसरे को गले लगाकर अंतिम बार विदाई लेते हैं। इसके बाद बाकी सभी सबमरीन में लौट आते हैं। जब सबमरीन समुद्र की गहराई में पहुंचती है, अरमान को पता चलता है कि बेंसन ऊपर ही है। तो अरमान तुरंत बेंसन को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि बेंसन उसका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन विक्टोरिया रोते रोते अरमान को रोकती है और कहती है कि यही बेंसन की अंतिम इच्छा है। बेंसन वैसे भी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए उसे अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने दी जानी चाहिए। अरमान को बहुत दुख होता है, लेकिन अब उसके पास वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वहीं बेंसन सूर्योदय देखने के लिए समुद्र के किनारे खड़ा हो जाता है और कुछ ही समय में वहां देखते देखते सूर्योदय होता है। फिर शायद वहीं बेंसन मर जाता है। उस रात जब विक्टोरिया की सबमरीन ऊपर आती है, अरमान तुरंत अपने दोस्त बेंसन को ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर बेंसन किसी तरह बच गया हो। लेकिन कुछ ही समय में वे बेंसन की लाश पाते हैं। बेंसन सुबह ही मर चुका था। ये देखकर अरमान को बहुत दुख होता है क्योंकि बेंसन उसका बचपन का दोस्त था। इसके बाद वे सभी मिलकर बेंसन को अंतिम विदाई देते हैं। फिर वे सब आर्मी कैंप के कंट्रोल रूम में आते हैं जहां एमी ने एक प्लेन को ट्रैक किया था और यहाँ वे जान पाते हैं कि उस प्लेन के जरिए कुछ लोग सूरज की तेज रोशनी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वे एक गुप्त स्थान भी ढूंढते हैं जिसे नाटो कंपनी ने बनाया था और वहाँ कुछ लोग जीवित हैं। यह जीवित रहने का स्थान नाटो कंपनी द्वारा बनाया गया एक स्पेशल टैंक था। तो वे सभी मिलकर वहाँ जाने का निर्णय लेते हैं क्योंकि अगर वहाँ अब भी खाना और पानी सुरक्षित है तो यह उनके लिए सुरक्षित जगह होगी। तभी उन्हें एक रेडियो सिग्नल मिलता है। सिग्नल उनके एरिया के पास के एक द्वीप से आया था जहाँ हर किसी के लिए एक वॉइस संदेश भेजा गया था। संदेश में कहा गया था कि अगर आसपास कोई जीवित व्यक्ति है और यह वॉइस संदेश आपको मिला है तो आप हमारे द्वारा बताए गए स्थान पर आएं। यहाँ जीवित रहने के सभी इंतजाम हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी भी सुरक्षित है। अब वे सभी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वे नाटो द्वारा बनाए गए टैंक में जाएं या रेडियो सिग्नल में बताए
बताए गए स्थान पर जाएं। तभी कमांडर सबमरीन में आता है और चिफ की चीजें चेक करता है। वहाँ वह एक गुप्त स्थान का कोड ढूंढता है। इसका मतलब है कि चिफ अपनी मृत्यु से पहले किसी के साथ संपर्क कर रहा था ताकि उन्हें बता सके कि उन्हें मूलतः कहाँ जाना है। तो कमांडर तब कोड की फाइलें डिकोड करता है और उसमें जानकारी देखना चाहता है। कुछ ही समय में वह जान जाता है कि यह जगह असल में नॉर्वे में स्थित है, लेकिन चूंकि चिफ ने वहां जाने की योजना बनाई थी तो निश्चित रूप से वह जगह सुरक्षित होगी, क्योंकि चिफ हमेशा अपनी टीम के लिए सही निर्णय लेते थे। इसलिए कमांडर नॉर्वे जाने का निर्णय लेता है। दूसरी ओर आज विक्टोरिया का जन्मदिन था, इसलिए अरमान उसे उसी तरह विश करता है जैसे उसने पहली बार उसके जन्मदिन पर किया था। इससे दोनों को उनके पुराने यादें ताजा हो जाती हैं। फिर वे दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और फिर से एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद कमांडर सभी को बुलाता है और बताता है कि वे अब नॉर्वे के कैंप के लिए रवाना होंगे, लेकिन सभी इसमें थोड़े आश्चर्यचकित होते हैं। विक्टोरिया बताती है कि यहाँ से नॉर्वे जाने में उन्हें लगभग 10 दिन लगेंगे और इतने समय तक उनके पास जीवित रहने के लिए कोई खाना या पानी नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पहुँचने में कम समय लगे। विक्टोरिया आगे बताती है कि उन्हें अब उस आइलैंड पर जाना चाहिए जहाँ से उन्होंने रेडियो सिग्नल प्राप्त किया था, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी उपलब्ध है। कमांडर कहता है, ठीक है, हम पहले उस आइलैंड पर जाएंगे, फिर वहाँ से खाना और पानी लेकर नॉर्वे के लिए रवाना होंगे। कुछ ही घंटों में वे उस आइलैंड पर पहुँचते हैं जहाँ वह रिकॉर्डेड मैसेज स्पीकर के माध्यम से लगातार बज रहा था ताकि दूर से कोई भी इसे सुनकर यहाँ आश्रय ले सके। सबमरीन की पूरी टीम बाहर निकलती है और कुछ गाड़ियां खोजती है। इन गाड़ियों के जरिए वे आइलैंड के माइंड फील्ड की ओर बढ़ते हैं जहाँ शायद कोई कैंप मौजूद था। वहाँ पहुँचने पर वे पाते हैं कि सरवाइव करने की जगह पूरी तरह अंडरग्राउंड थी, इसलिए अरमान, विक्टोरिया, कमांडर और एक अन्य सोल्जर अंडरग्राउंड में जाने का निर्णय लेते हैं। बाकी को ऊपर रहने को कहते हैं ताकि अगर नीचे कोई खतरा हो तो वे तुरंत मदद कर सकें। लेकिन जब वे नीचे आए तो उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं देखा, इसलिए वे थोड़ा डर गए और सोचने लगे कि क्या यहाँ आना सही था। लेकिन ठीक उसी समय वहाँ एक व्यक्ति आया जिसने तुरंत उनके साथ रहने वाले एक सैनिक को बंधक बना लिया और उसी समय चारों तरफ से और भी कुछ लोग उन्हें पकड़ने आए। ये लोग तो इतने दिन खदान के नीचे ही छुपकर रह रहे थे। अरमान यहाँ जानना चाहता है कि उन्होंने उन्हें धोखा क्यों दिया। फिर यहाँ पता चलता है कि उन्होंने असल में सभी के लिए एक फेक मैसेज भेजा था ताकि खाने की लालच में कोई उनके पास आए और वे उनका खाना पानी छीन सकें, क्योंकि पिछले 10 दिनों से ये लोग इस माइन में छुप कर रह रहे थे और बहुत भूखे थे। वे अपने सबमरीन के साथ यहाँ से निकलना चाहते थे और उन्होंने उन्हें यहीं रहने के लिए कहा। लेकिन कमांडर तब अपनी टीम को बचाने के लिए वहाँ गोली चलाना शुरू करता है, लेकिन वे मजदूर तुरंत वहाँ से एक सैनिक को मार देते हैं। इसी बीच अरमान और कमांडर पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे उनके हाथों से बच जाएं। दूसरी तरफ विक्टोरिया मौका पाकर बाकी लोगों को यह बात बताने जाती है कि पूरी घटना असल में एक ट्रैप थी। उधर ऊपर सभी गोलीबारी की आवाज सुन रहे थे, इससे वे सब बहुत डर गए। तभी ओलिविया वहाँ मौजूद एक एलिवेटर को ठीक करना शुरू करती है और वहाँ एक और एलिवेटर भी था, इसलिए ओलिविया नीचे जाने के लिए उसी एलिवेटर को ठीक करने लगती है। उधर विक्टोरिया देखती है कि वे मजदूर उनके जैसे और भी लोगों को इस ट्रैप में फंसाकर यहाँ लाए हैं और उन्हें यहाँ बांध कर रखा गया है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि मजदूर पिछले 10 दिन से भूखे थे, इसलिए कुछ लोग तो यहाँ मृत लोगों के शवों को फाड़ कर खा रहे थे। उधर ओलिविया किसी तरह भी एलिवेटर को ठीक नहीं कर पाती, इसलिए वह एक रस्सी की मदद से अकेले अपनी टीम को बचाने जाती है। उधर ऊपर से रीना और फिलिक्स मिलकर एलिवेटर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच ओलिविया नीचे आती है और वहाँ विक्टोरिया को ढूंढ लेती है। तभी अरमान और कमांडर वहाँ दौड़ते हुए पहुँच जाते हैं, लेकिन मजदूर अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन अरमान किसी तरह सभी को नीचे मौजूद एलिवेटर में बैठा देता है और वह किसी तरह वहाँ एक बटन प्रेस करता है। अंत में वह खुद भी एलिवेटर को पकड़कर ऊपर आ जाता है। फिर वे सभी किसी तरह वहाँ मौजूद गाड़ी में बैठते हैं। कुछ ही देर में वे अपनी सबमरीन के पास पहुँच जाते हैं। हालांकि सभी सबमरीन के बहुत पास आ चुके थे, लेकिन अचानक विक्टोरिया और अरमान की गाड़ी खराब हो जाती है। उधर मजदूर किसी और एलिवेटर से ऊपर आ चुके थे, इसलिए अरमान और विक्टोरिया वहाँ से दौड़ने लगते हैं। लेकिन तब तक मजदूर उनके बहुत पास आ चुके थे। लेकिन जब वे दोनों किसी तरह सबमरीन के पास पहुँचते हैं तो दूर से कमांडर उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। कमांडर अपने कुछ सोल्जरों को लेकर मजदूरों पर गोली चलाना शुरू करता है, लेकिन इसके बावजूद एक मजदूर विक्टोरिया को पकड़ लेता है और वह विक्टोरिया की गर्दन में एक चाकू टिकाकर सभी से कहता है कि अगर वे उनकी सबमरीन उन्हें नहीं देंगे तो वे विक्टोरिया को मार देंगे। लेकिन फिर भी कमांडर उन्हें सबमरीन देने के लिए तैयार
तैयार नहीं होता, लेकिन कमांडर तुरंत ही उस मजदूर को गोली मार देता है। मौत से पहले वह विक्टोरिया को भी मार देता। अरमान बहुत टूट जाता है, क्योंकि पहले उसने अपना प्यारा दोस्त खो दिया था और अब उसने अपनी प्यार वाली इंसान को भी खो दिया। इसलिए वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह वहाँ बिल्कुल पागल की तरह व्यवहार कर रहा था। लेकिन तब सोल्जर किसी तरह उसे सबमरीन में ले आते हैं। फिर कमांडर उस दिन चिफ का कंप्यूटर चेक कर रहा था और चिफ के कंप्यूटर से उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पहली बार जब सूरज की रोशनी में लोग मर रहे थे, तब उन्होंने विक्टोरिया और उसकी टीम को इस सबमरीन में लाया था। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि चिफ जानबूझकर उन्हें इस सबमरीन में लाया था, क्योंकि चिफ को यह आदेश नेटो की तरफ से दिया गया था। यहाँ तक कि नेटो 2 साल पहले से सूरज में इस बदलाव के बारे में जानता था। कमांडर ये सारी जानकारी सबमरीन में सभी को बताता है। कमांडर उन्हें और बताता है कि जब नेटो ने यह बात पहली बार जानी, तब उन्होंने विक्टोरिया को अपनी कंपनी के लिए हायर किया, ताकि विक्टोरिया समुद्र के नीचे ऐसी जगह ढूंढ सके जहां इंसान रहने के लिए अनुकूल वातावरण हो। इसलिए तभी से विक्टोरिया ओशियनग्राफर का काम कर रही थी। दूसरी तरफ विक्टोरिया की मौत के बाद अरमान बिल्कुल बेहोश हो गया था। तब वह सीधे कमांडर पर हमला करने चला गया, क्योंकि वह सोच रहा था कि विक्टोरिया की मौत कमांडर की वजह से हुई है। सभी अरमान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरमान कोई भी शांति से नहीं बैठ रहा था। इसलिए अरमान को तब बांध दिया जाता है। लेकिन फीलिक्स और रीना को बहुत गुस्सा आता है और वे कमांडर से कहते हैं कि हम दोनों रिसर्चर हैं। हम दोनों ने मिलकर रिसर्च शुरू किया था कि कैसे सबमरीन के अंदर वे अलग अलग फसलें उगा सकते हैं, ताकि उन्हें बिना खाए मरना न पड़े। लेकिन जब तक अरमान को छोड़ा नहीं जाता, तब तक वे कुछ भी नहीं करेंगे। वे अपनी रिसर्च बंद कर देंगे। लेकिन कमांडर अब उनकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था। वह तब अपने कुछ सोल्जरों से बाकी रिसर्च को आगे बढ़ाने को कहता है। लेकिन सोल्जर लगभग 1 दिन तक कोशिश करने के बाद भी रिसर्च को समझ नहीं पाए। इसलिए सभी ने पूरी तरह हिम्मत हार दी। अब बिना रीना और फीलिक्स की मदद के यह रिसर्च किसी भी तरह संभव नहीं था। दूसरी तरफ अरमान के पास ओलिविया आती है और ओलिविया अरमान को बताती है कि विक्टोरिया 2 साल पहले से इस पूरी स्थिति के बारे में जानती थी। इसलिए उसने अपने पिता चीफ के साथ मिलकर लगभग 2 साल तक नेटो के साथ काम किया और अरमान और बाकी लोगों को सबमरीन में लाना भी उनका ही प्लान था। यह सुनकर अरमान बहुत दुखी होता है। वह सोचता है कि क्या विक्टोरिया ने उसे इस्तेमाल किया, वरना वह इतनी बड़ी बात अपने से क्यों छुपा रही थी। अब अरमान ओलिविया से कहता है कि वह कमांडर से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता है। ओलिविया तब उसे कमांडर से बात करने का मौका देती है। अरमान तब कमांडर को बताता है कि फीलिक्स और रीना ने उनका रिसर्च लगभग पूरा कर लिया है और थोड़े समय में वे अपने रिसर्च में सफलता पा लेंगे। और चूंकि अब उनका खाना लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए वह रीना और फीलिक्स को उनके रिसर्च में राजी कराएगा। लेकिन इसमें उसकी एक शर्त है। यह शर्त यह थी कि अगले डेस्टिनेशन पर जब वे सबमरीन से बाहर निकलेंगे, तो कमांडर को अपने 2 सोल्जरों को बलिदान करना होगा, यानी उन्हें वहां छोड़कर आना पड़ेगा। लेकिन वह फीलिक्स और रीना को उनका काम पूरा करने के लिए कहेगा और कमांडर यहाँ अरमान की बात पर कोई आपत्ति नहीं करता। वह तुरंत उसकी शर्त मान लेता है और कहता है कि बिना खाने के तो वह वैसे भी नहीं बच पाएगा, और अगर वह खुद नहीं बचेगा तो सोल्जरों को बचाने का क्या फायदा। तो जब कमांडर इस बात पर राजी हो जाता है, तो देखा जाता है कि अरमान वहाँ एक रिकॉर्डर चालू कर रखा था और उस रिकॉर्डर के जरिए सबमरीन में सभी लोग उनकी बातें सुन रहे थे। लेकिन कमांडर की बातें सुनकर सभी समझ जाते हैं कि कमांडर असल में कितना स्वार्थी है। वह अपनी जान की परवाह करते हुए 2 लोगों को मौत के पास धकेलने में भी झिझक नहीं करता। इसलिए अब सभी सोल्जर कमांडर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वे सभी अरमान का पक्ष लेते हैं और वे सभी मिलकर कमांडर को उसके रास्ते से हटा देते हैं। और अरमान असल में कमांडर के साथ यह इसलिए कर रहा था क्योंकि अरमान ने बहुत समय पहले ही यह समझ लिया था। वह कमांडर असल में एक बहुत स्वार्थी इंसान था, लेकिन कमांडर इसे बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता था। वह सभी के साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए सभी ने मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया और अब सबमरीन की मुख्य जिम्मेदारी अरमान और ओलिविया के पास थी। तो ओलिविया अपने पिता के कंप्यूटर को चेक करने लगी और वे पता लगाते हैं कि वास्तव में चीफ का बाहर किसी के साथ संपर्क था। ओलिविया यहाँ एक फोन नंबर भी पाती है, तो वह तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है और वह कॉल रिसीव करता है एक बुजुर्ग व्यक्ति। लेकिन कॉल रिसीव करने के बाद वह ओलिविया से कहता है कि ओलिविया उसे अरमान से बात करवा दे। अरमान इस पर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है ये आदमी उसे कैसे पहचान गया। और यहीं सभी घटनाएं सामने आती हैं। पता चलता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अरमान का पिता था, जो एक बिलियनियर था और उसके पास बहुत सारा पैसा और शक्ति होने की वजह से नेटो के साथ उसके अच्छे कनेक्शन थे। इसलिए वह 2 साल पहले ही जान गया था कि दुनिया में क्या होने वाला है। इसलिए वह किसी भी तरह अरमान को बचाना चाहता था। लेकिन अगर वह सीधे अरमान से कुछ कहता तो अरमान उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसलिए अरमान का पिता ही इस पूरी योजना को तैयार कर रहा था। उसने अरमान को बचाने के लिए अरमान की एक्स गर्लफ्रेंड को
हायर किया और उसे सुरक्षित जगह खोजने का काम दिया। साथ ही उसने विक्टोरिया को अरमान के पास भेजा इतने सालों बाद और योजना के अनुसार प्रोजेक्ट के लिए ऑफर दिया। यहाँ तक कि उसने सबमरीन के चीफ को भी बहुत सारा पैसा दिया, इसलिए चीफ भी उस अनुसार अरमान को बचाने की कोशिश कर रहा था। यही योजना के मुताबिक अरमान का पिता अरमान को सबमरीन तक लाया ताकि अरमान सबमरीन के अंदर सुरक्षित रह सके। ये सब जानकर अरमान थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि वह जिस पिता से इतना घृणा करता रहा वही पिता उसे बचाने के लिए इतना मेहनत कर रहा था। इसके बाद अरमान का पिता उन्हें बताता है कि उसने बहुत सारा पैसा खर्च करके एक रिसर्च किया था ताकि दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी जगह मिल सके जहां सूरज की रोशनी का कोई असर नहीं पड़ेगा, और उन्होंने एक जिन्सन नाम का द्वीप ढूंढा है जहां जीने के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। और यह द्वीप बहुत बड़ा था, इसलिए लाखों लोग वहां एक साथ जीवित रह सकते हैं। साथ ही वहां फसल उगाने के लिए भी वातावरण है, इसलिए वे चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि सूरज की रोशनी का इस जगह पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वे सभी यहाँ आकर सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद सभी मिलकर तय करते हैं कि वे उस जिन्सन द्वीप पर जाएंगे, लेकिन द्वीप उनसे बहुत दूर था, जहाँ पहुँचने में उन्हें लगभग 1 महीने का समय लगेगा। लेकिन अब उनके पास खाने पीने का पानी बहुत कम था। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि रीना और फीलिक्स ने अपना रिसर्च पूरा कर लिया है, यहाँ तक कि उन्होंने सबमरीन में कई फसलें उगा ली हैं, जिनमें से कुछ में ही कुछ दिनों में फसल तैयार हो जाएगी। और उनके पास जितना पानी बचा है, अगर वे उसे सही से इस्तेमाल करें तो 1 महीने तक आराम से चलेगा। इसलिए वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं और वे सभी मिलकर तय करते हैं कि जिन्सन द्वीप पहुंचकर वहां एक नई दुनिया बनाएंगे और मानव सभ्यता को फिर से शुरू करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ वे सभी जिन्सन द्वीप की ओर रवाना होते हैं और इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है।